हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं लालजी बघेल स्टडी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके फॉर रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी। एनटीपीसी और ग्रुप डी का जो 2 फेज में एग्जाम हो चुका है, फर्स्ट फेज का कंप्लीट हो चुका है, सेकंड फेज का एग्जाम चल रहा है फ्रेंड्स। उसमें स्टैटिक जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछते हैं, जिसमें इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, इंडियन पॉलिटी सारे चीज रहते हैं। तो मैं यहाँ इकोनॉमिक्स, साइंस, ज्योग्राफी और हिस्ट्री से क्वेश्चन फैक्ट वाइज लेकर आया हूं। मैं तो उम्मीद करता हूं ये आपको पसंद आएगा। तो देखते हैं सबसे पहले स्टैटिक जीके में, जबकि रेलवे एनटीपीसी एंड ग्रुप डी दोनों को कंबाइन करके लेके चलते हैं फ्रेंड्स। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से पसंद आएगा। आगे देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री की। हिस्ट्री में फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूं। मैं उम्मीद करता हूं आप पसंद करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले पशुपालन का प्रारंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। सर्वप्रथम नवपाषाण काल में खाद्यान्नों की कृषि प्रारंभ हुई थी। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त किया जाने वाला जो अन्न था फ्रेंड्स, वो जौ था। तो जौ फ्रेंड्स क्या है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो इसको ध्यान दीजिएगा। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी के मध्य प्रदेश में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है मेहरगढ़। मेहरगढ़ से प्राचीनतम स्थायी जीवन के प्रमाण प्राप्त होते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य। फैक्ट वाइज क्वेश्चन फ्रेंड्स इसलिए लेके आया हूं जो कि स्टैटिक जीके में फैक्ट वाइज में आपका ज्यादा क्वेश्चन तैयार होगा। आंसर राइटिंग आंसर एमसीक्यू में क्वेश्चन मैं लेकर आऊंगा जो क्वेश्चन 2 फेज में परीक्षा पूछे गए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको वो चीजें मिलेगी। लहुरा देव अगर हम देख सकते हैं, भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लहुरा देव से। और भीमबेटका जो गुफा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं। मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल कहाँ से मिला है? बुर्जहोम, जम्मू कश्मीर। तो इसमें जितने फैक्ट हैं सब इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ऑलरेडी पूछे गए हैं फ्रेंड्स। गर्त आवास के साक्ष्य जो है बुर्जहोम से प्राप्त हुए हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। और राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल में स्थित है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? भोपाल में। आगे देखते हैं कुछ प्राप्त स्थल और वहां से क्या चीजें प्राप्त हुई हैं। सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कच्चा माल और प्राप्त स्थल, कहां से क्या चीजें प्राप्त होती। कभी कभी पूछ लिया जाता तांबा कहां से प्राप्त हुआ, चांदी कहां से प्राप्त हुआ, सीसा कहां से प्राप्त हुआ। तो ऐसे क्वेश्चन शामिल कर लेते। सबसे पहले देखते हैं तांबा। तो तांबा जो है फ्रेंड्स खेतड़ी, राजस्थान एवं बलूचिस्तान से प्राप्त हुआ है। लाजवर्द एक मणि टाइप होता है, जो कि कुल मिला के उसको स्वर्ण आभूषण की तरह के लीजिए। तो ये बदख्शा अफगानिस्तान से। और फिरोजा टिन जो होता है, तो फिरोजा टिन कहाँ से? ईरान से। चांदी जो आपका प्राप्त हुआ है राजस्थान के जावर एवं अजमेर खानों से। और अगर आगे देखते हैं, सीसा जो है आपका अफगानिस्तान से। शिलाजीत आपका हिमालय से प्राप्त होता है फ्रेंड्स, जो कि शक्तिवर्धक, ये मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है। शिलाजीत तो हिमालय से प्राप्त हुआ है। और गोमेद जो है गुजरात से प्राप्त हुआ। तो ये चीजें पॉइंट वाइज मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा से ज्यादा चीजें कवर कर सकूं और आपके लिए वो महत्वपूर्ण हो। अगला देखते हैं फ्रेंड्स। इसी में इकोनॉमिक्स से भी क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था से जो स्टैटिक जीके आते हैं। बाकी करंट से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, लेकिन जो स्टैटिक जीके आएंगे उसके संबंध में बात करता हूं। सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आय से तात्पर्य साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद से है। साधन लागत पर निबल राष्ट्रीय उत्पाद से है। किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक उपयुक्त माप प्रति व्यक्ति उत्पाद अर्थात पर कैपिटा इनकम से होता है। यह उस देश के वास्तविक आर्थिक विकास की सही तस्वीर प्रस्तुत करता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जिसको जीएनपी बोलते हैं फ्रेंड्स, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, किसी देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर या बाहर एक वर्ष में होता है, जिसमें से पूंजी ह्रास को घटाने से निबल अर्थात एनएनपी प्राप्त होता है।
तो सबसे पहले क्या होता है, जीएनपी होता है। अब जीएनपी से क्या होता है फ्रेंड्स, जब आप डिप्रिसिएशन को घटाते हो, इसमें से क्या करोगे, माइनस करोगे डिप्रिसिएशन। तो जीएनपी से डिप्रिसिएशन घटाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, एनएनपी, नेशनल नेट प्रोडक्ट। तो एनएनपी आ जाएगा। तो ये चीजें आपसे पूछी जाती हैं। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी किसी देश के नागरिकों द्वारा देश के भीतर या बाहर एक वर्ष में होता है, जिसमें से पूंजी ह्रास को घटाने पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद प्राप्त करते हैं। अर्थात जो आपकी जीएनपी है, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, जनरल नेशनल प्रोडक्ट, उसमें से हम डिप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो नेट नेशनल प्रोडक्ट मतलब निवल राष्ट्रीय उत्पाद आपको प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि आर्थिक वृद्धि का परिचालक होता है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं। अब मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है फ्रेंड्स, मिक्स्ड इकोनॉमिक्स। मिक्स्ड इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो निजी क्षेत्र के अर्थात सार्वजनिक कंपनी और प्राइवेट मतलब सार्वजनिक व्यवस्था और निजी व्यवस्था, दोनों अर्थव्यवस्था को जब हम मिक्सर कर देंगे तो उसको हम लोग मिश्रित अर्थव्यवस्था करते हैं। तो कई बार परीक्षाओं में पूछता है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, तो ऑप्शन उसमें आपको सही करना है कि जहां सार्वजनिक अर्थव्यवस्था और मतलब जो है निजी अर्थव्यवस्था दोनों का कंबाइंड रूप चलता है उसको मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब जैसे आप भारत को ले लीजिए, भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था करते हैं। वहीं अगर आप रूस को ले लेंगे तो वहाँ सामाजिक अर्थव्यवस्था चलता है, और अमेरिका हो गया और जापान हो गया, ये सब क्या होते हैं, अमेरिका और ये सब पूंजीवादी देश है, तो वहाँ क्या है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। तो पूंजीवादी और सार्वजनिक अर्थव्यवस्था, सोशलिज्म, दोनों का अलग अलग पैटर्न है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के मुख्य कारण है तेजी से बढ़ती जनसंख्या, साहसीपन का अभाव तथा अपर्याप्त अधोसंरचनात्मक सुविधाएं। उत्तर प्रदेश में ये निम्नता का कारण बताया गया है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ मैं इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और हिस्ट्री, उसके बाद साइंस से कुछ फैक्ट रखा हूँ जो कि आपके लिए महत्वपूर्ण होते हैं। भारत में विकास दर के अपेक्षित स्तर को न प्राप्त करने का प्रमुख कारण ऊंचा पूंजी अनुपात है। यदि एक दी हुई समयावधि में कीमतें तथा मौद्रिक आय दोनों दोगुनी हो जाती हैं तो वास्तविक आय सदैव अपरिवर्तित रहेगी। बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने राष्ट्रीय आय का आकलन करते हुए 1967-68 में भारत में प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये होने का आकलन किया था। तो फ्रेंड्स, दादा भाई नौरोजी जो हैं, दादा भाई जो नौरोजी हैं, इनके द्वारा सबसे पहले राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। कब? 1967-68 में। तो ये एक चीज आप फ्रेंड्स याद रखिए कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय आय का सबसे पुराना आकलन कौन किया था, तो दादा भाई नौरोजी। किस सत्र में किया था, तो 1867 से 1868। 1900 नहीं फ्रेंड्स, ये 1867 से 1868। तो इसमें क्या है, दादा भाई नौरोजी द्वारा राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको सीएसओ बोलते हैं, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, द्वारा किया जाता है। अब सीएसओ है, जैसे केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है, का गठन कब किया गया था, 2 मई 1951। तो आपसे फैक्ट रूप में इसका डेट पूछ लिया जाएगा कि 2 मई 1951 को जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या सीएसओ का स्थापना किया गया था, जो कि भारत में राष्ट्रीय आय समंकों का आकलन करती है। आगे देखते हैं, भारत में पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने काम भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा किया जाता है। पूंजी निर्माण के आंकड़े एकत्रित करने के लिए सबसे पहले आरबीआई और उसके बाद सीएसओ दोनों मिलकर क्या करते हैं, पूंजी निर्माण का कार्य करते हैं। हिंदू वृद्धि दर का संबंध राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है हिंदू वृद्धि दर,
हिंदू वृद्धि दर पूछता है तो आपका क्या आंसर रहेगा, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था से संबंधित होता है। तो इस प्रकार ये होता है फ्रेंड्स। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, इसमें हम ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और साइंस से क्वेश्चन ऐड किए हैं। तो अब हम ज्योग्राफी चलते हैं, ज्योग्राफी के भी कुछ फैक्ट यहाँ शामिल किए गए हैं। तो इसमें देखते हैं, भारत विश्व का क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये भारत की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, जबकि भारत में संपूर्ण विश्व की जनसंख्या जो है 17.5% जनसंख्या निवास करती है। अर्थात संसार में 2.4% भारत का क्षेत्रफल है, और अगर संपूर्ण विश्व में जनसंख्या की बात करें तो 17.5%। ये दोनों आंकड़े आपको याद रखने हैं। अगर पूछता भारत में क्षेत्रफल संसार में तो 2.4%, और अगर पूरे भारत की बात करता है, संपूर्ण विश्व में जनसंख्या की बात करता है तो 17.5% जो है निवास करती है। आगे देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि का विस्तार उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य होता है। तो कभी कभी ये पूछता है, बहुत ज्यादा नहीं पूछता फ्रेंड्स, फिलहाल आप इसको ध्यान दे सकते हैं। नेक्स्ट है, कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है। कभी कभी आपसे पूछता है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो 8 राज्यों से। अब भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है, तो वो 8 राज्य हैं। वो 8 राज्य आपको याद होने चाहिए। भारत का मानक समय 82.5 या में उत्तर है, और 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर को भारत की प्रमाणिक मध्याह्न रेखा भी कहा जाता है। इसको ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं हम लोग, ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। तो इस प्रकार से इसको हम समझ सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय उसी को कहते हैं फ्रेंड्स, जो 5.5 घंटा का अंतर होता है जब IST भारतीय मानक समय में निकालते हैं। और भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप में है। तो अगर पूछता है इंदिरा पॉइंट, तो ये क्या है, सबसे दक्षिणी बिंदु है। तो कभी कभी परीक्षा में पूछता है, ये अंडमान निकोबार में, चूंकि भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वो केरला में कोच्चि साइड में आ जाएगा, लेकिन जो सबसे दक्षिणी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में दक्षिणी बिंदु के रूप में इंदिरा पॉइंट स्थान बताया गया है। तो वहां आपको जाके सही करना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का सुदूरस्थ पश्चिमी बिंदु गौर माता। अब पश्चिमी बिंदु अगर बात करता है तो गौर माता गुजरात में है, और सुदूरस्थ पूर्वी बिंदु जो है किविथु अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ये NTPC में और ग्रुप डी में बहुत ज्यादा पूछ ले जाते हैं, क्योंकि इंडिया के मैप से संबंधित है। नेक्स्ट देखते हैं, मणिपुर राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। अब कभी कभी पूछता है कि निम्नलिखित में से किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है। तो अगर आप ध्यान से मैप को देखें इंडिया के, तो बांग्लादेश की सीमा जो है इधर त्रिपुरा से, असम से और पश्चिम बंगाल से, इधर इन सब से मिलती है। लेकिन मणिपुर क्या है, नागालैंड के नीचे है। अगर मैप में आप देखेंगे तो मणिपुर ऐसे है, नागालैंड से नीचे है। तो यहाँ नागालैंड है तो यहाँ मणिपुर है। तो ये क्या है, त्रिपुरा जो है यहाँ से नहीं मिलता है। बाकी इधर जो है आप अगर देख लें तो बांग्लादेश जो है वो आपके पश्चिम बंगाल, मेघालय और ये त्रिपुरा, यहाँ सब मिलती है। तो अगर आप देख सकते हैं तो इस चीज को आप ध्यान दीजिए। बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं तो फिर पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब मणिपुर वहां से नहीं मिलती है। कौन कौन से मिलते हैं, पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम, जो कि बांग्लादेश के टच में है। अब पूछ लिया भूटान की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं तो अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ये भूटान से लगे हुए। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। तो स्टैटिक जीके के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले भारतीय राज्य
हैं जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ये चीन की सीमा से टच करते हैं। भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को रेड क्लिफ कहते हैं। इसका नाम रेड क्लिफ इसलिए पड़ा है क्योंकि इन सीमा का निर्धारण रेड क्लिफ द्वारा किया गया था, तो इसको रेड क्लिफ कहते हैं। डूरंड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच में, और मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में जो है आपसे पूछा जाता है। तो रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान की सीमा, डूरंड रेखा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य की सीमा की बात करता है फ्रेंड्स। इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स हम बात कर चुके हैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जो है आपका इकोनॉमिक्स पर। अब यहाँ हम कुछ विज्ञान के क्वेश्चन लिए हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से। तो साइंस से भी रेलवे, आरआरबी, एनटीपीसी में ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ फिजिक्स से कुछ फैक्ट शामिल किए हैं, और अगले वीडियो में हम आपको ओनली फिजिक्स, ओनली बायोलॉजी, ओनली केमिस्ट्री, ओनली इंडियन पॉलिटी, ओनली हिस्ट्री, मतलब अलग अलग जो है फैक्ट वाइज आपको हम प्रोवाइड कराएंगे मैटर। तो यहाँ देखते हैं सबसे पहले, किसी भौतिक राशि को मापने की इकाई को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। किसी भौतिक को उसके मात्रक से तुलना को ही क्या कहते हैं? मापन कहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति, जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट अथवा एसआई यूनिट बोलते हैं, उसको कहते हैं। वे राशियां जिनके मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र हैं उनको क्या कहते हैं? मूल राशियां कहते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और वे राशियां जिनके मात्रक पूर्णतः स्वतंत्र मूल राशियां कहते हैं। एसआई पद्धति के अनुसार लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता पदार्थ की मूल राशियां हैं। इनसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मूल राशियों के मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं, और जिसे संख्या के रूप में व्यक्त किया जा सके उसको क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो बघेल स्टडी चैनल को आप सब्सक्राइब करते हुए आगे बढ़ें। नेक्स्ट देखते हैं, भौतिक राशि। भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल राशि भौतिक राशि को जब दो या दो से अधिक मूल मात्रकों के रूप में व्यक्त करते हैं तो उनको हम लोग व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। इसी प्रकार लंबाई के मूल मात्रक को मीटर कहते हैं, द्रव्यमान के मूल मात्रक को किलोग्राम कहते हैं, समय के मूल मात्रक को सेकंड कहते हैं, विद्युत धारा के मूल मात्रक को एम्पियर कहते हैं, ताप के मूल मात्रक को केल्विन कहते हैं, ज्योति तीव्रता के मूल मात्रक को कैंडेला कहते हैं, और पदार्थ की मात्रा का मूल मात्रक जो होता है वो मॉल कहलाता है। उपरोक्त मूल मात्रकों के अतिरिक्त दो मात्रक और होते हैं जिन्हें पूरक मात्रक कहते हैं फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से इसको आप देखिएगा। आगे कुछ और फैक्ट्स हैं जो कि साइंस से रिलेटेड हैं। रेडियन और स्टेरेडियन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स। फैक्ट वाइज आपको चीजें जब मिलती हैं तो वो जल्दी दिमाग में आपके फीड होती हैं, तो इस पे फोकस करिएगा। रेडियन और स्टेरेडियन को पूरक मात्रक कहा जाता है। समतल पर बने कोण का मात्रक रेडियन कहलाता है, और कोणों के मापन का मात्रक स्टेरेडियन कहलाता है। व्युत्पन्न मात्रक एक अथवा एक से अधिक मूल मात्रकों पर जो है उपयुक्त घाते पावर लगाकर प्राप्त होते हैं। किसी भी राशि के मात्रक मूल मात्रकों से व्युत्पन्न किए जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, आयतन का मात्रक मीटर का घन होता है। मीटर का घन ऐसे भी लिख सकते हैं। घनत्व का मात्रक किलोग्राम ऑब्लिक मीटर का घन होता है। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, और त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। त्वरण को कहते हैं एक्सीलरेटर, वेग, वेलोसिटी, डेंसिटी, घनत्व। तो ये सब हैं इसके मात्रक, ये आपको ध्यान देना है फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आपको फ्रेंड्स इसमें हम इन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस से क्वेश्चन रिलेटेड आपको पढ़ाए। तो फ्रेंड्स फैक्ट वाइज क्वेश्चन है। तो वीडियो फ्रेंड्स अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।